चलिए, मैं हूँ एस कुमार। आज ईवे बिल के बारे में समझेंगे कि ईवे बिल बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और ईवे बिल कब और किस समय पे आपको यूज़ में आएगा। तो ईवे बिल के लिए पहली कंडीशन है कि आप मटेरियल को सप्लाई कर रहे हो, मटेरियल सप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपने विथ मटेरियल काम किया और आपने माल को का मोमेंट एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजना है, तब ईवे बिल का आपको रिक्वायरमेंट होगा, ईवे बिल आपको लगेगा। अभी खास मैं आपको बताऊं कि जो जॉब वर्क है, जॉब वर्क के केस में भी ईवे बिल अप्लाई होगा। सबको पता है कि 50,000 रुपये का लिमिट होगा, मटेरियल का वैल्यू 50,000 होगा, बिल इनवॉइस 50,000 होगा तो ईवे बिल का ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको मटेरियल को भेजना है तो जहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहाँ पे मटेरियल का फ्लो होगा, जहाँ पे मटेरियल का मूवमेंट होगा, वहाँ पे ईवे बिल का ज़रूरत पड़ेगा। तो जॉब वर्क के केस में पहला तो सप्लाई हो गया, सप्लाई में आपको ईवे बिल लगेगा और आप टैक्स इनवॉइस जनरेट करेंगे, डिलीवरी चलन और ईवे बिल, इतनी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूसरा जो सेकंड सिनेरियो है, सेकंड के अंदर अदर देन सप्लाई, तो अदर देन सप्लाई आपने माल का सप्लाई नहीं किया है, लेकिन आप एक जगह से दूसरे जगह जॉब वर्क के लिए मटेरियल को भेज रहे हो, तो जीएसटी के लैंग्वेज में आप माल का मूवमेंट कर रहे हो तो आपको प्रिंसिपल बोलेंगे। तो जो प्रिंसिपल है वो जॉब वर्कर के वहाँ किसी भी प्रोसेस के लिए अगर अपने जॉब को बेचता है, अपने जॉब को माल का मोमेंट जो प्रिंसिपल होगा, जिसका मटेरियल होगा, और वो दूसरे जॉब वर्कर को भेज रहा है, और जॉब वर्क के लिए या कोई प्रोसेस के लिए, तो वहाँ पे आपको ईवे बिल लगेगा। दूसरा जो कंडीशन है कि आप आपके गोडाउन से एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल का ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस समय पे भी आपको ईवे बिल का ज़रूरत पड़ेगा। आपका एक वेयर हाउस है, वहाँ से आप मटेरियल का ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस केस में भी ईवे बिल लगेगा। परचेज ऑफ अनडिलीवर्ड पर्सन, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप ऐसे आदमी से माल खरीद रहे हो जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, उसके हिसाब से भी आपको ईवे बिल लगेगा और वो ईवे बिल आपको जनरेट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, जॉब वर्क। आप जॉब वर्क के लिए जब जो प्रिंसिपल है, जैसे आपका जॉब है और आप जॉब वर्कर को भेज रहे हो, तो आपको भी ईवे बिल बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट इतना समझ लो कि जब भी मटेरियल का मोमेंट होता है तब ईवे बिल का ज़रूरत पड़ता है। और जॉब वर्क के लिए अगर आप किसी को जॉब आप दे रहे हो, माल का मूवमेंट कर रहे हो, तो उसमें जो ज़रूरत पड़ेगा वो डिलीवरी चालान का ज़रूरत पड़ेगा। आपको डिलीवरी चालान बनाना है 3 कॉपीज़ में। एक कॉपी आपके पास रहेगी, दूसरी कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास रहेगी, तीसरी कॉपी जॉब वर्कर के पास रहेगी। तो इस केस में जो इसमें एक्टिविटी रहेगी, पहली जो एक्टिविटी आएगी वो आएगी जॉब सेंड टू जॉब वर्कर। जो प्रिंसिपल है वो जॉब वर्कर को जॉब भेजेगा। दूसरा जो एक्टिविटी होगा, जब जॉब तैयार हो गया उस समय पे, अभी यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो जॉब वर्कर को जॉब भेजेगा तो डिलीवरी चालान बनाएगा और ईवे बिल बनाएगा। अभी डिलीवरी चालान जो बनाएगा उसमें पूरी डिटेल आएगी, जैसे कि वो डिटेल में
आपको भरना पड़ेगा आइटम का नाम, HSN कोड, क्वांटिटी, रेट और टैक्सेस, CGST, SGST, IGST, जो वटेवर जो भी लगेगा वो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और डिलीवरी चलन की जो कॉपी होगी वो 3 कॉपी में आप डिलीवरी चलन बनाओगे। और जैसा कि मैंने बताया कि एक तो प्रिंसिपल आपके पास रहेगी, ट्रांसपोर्टर के पास दूसरा कॉपी रहेगा और कंसाइनर के पास, तो 3 डिलीवरी चलन आपको बनाना रहेगा। और इस हिसाब से आप जॉब वर्कर को माल का मूवमेंट हो जाएगा और जॉब वर्कर को आप भेजोगे। नहीं तो अगर आपकी गाड़ी बीच में पकड़ी गई तो जितने का मटेरियल होगा उसका टैक्स रेट जो होगा उसका 200 गुना पेनल्टी आपको लगने वाला है। और इस बात को बहुत ही सीरियसली आपको लेना है और इसको अमल में लेना है। नहीं तो काफ़ी ऐसे केस बने हैं जहां लोग इसको सीरियस नहीं मानते हैं और जब गाड़ी पकड़ी जाती है तब उनको वो GST डिपार्टमेंट उससे पेमेंट वसूल करती है। तो ये हुआ। अब मान लो आप इसके अंदर आप वैल्यू क्या डालोगे। आप डिलीवरी चलन बना रहे हो तो सवाल ये होता है कि आप क्या वैल्यू डालोगे। तो उसके अंदर आपको जो वैल्यू डालना रहेगा वो क्या होगा। तो वैल्यू जो आएगी वो आप कंसीडर कर लो कि आपका मटेरियल कितने का है, तो अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू निकाल लो। वो आपको वैल्यू लिखना है और टैक्स रेट जो भी आता है, CGST आता है, SGST आता है, वो डाल के और डिलीवरी चलन बनाना है। डिलीवरी चलन में गाड़ी का जो नंबर है वो भी मेंशन करना है या ट्रांसपोर्टर का जो ID है वो भी आपको देना रहेगा। तो इस हिसाब से आप आगे इस हिसाब से आपको बनाना रहेगा। अभी सपोज कि मान लो आपका मटेरियल तैयार हो गया, आपने जो जॉब वर्कर को मटेरियल भेजा वो मटेरियल आपका तैयार हो गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे। उस केस में आपको क्या करना है। तो जब प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को जॉब बनाने के लिए भेजा तो वो डिलीवरी चलन बनाएगा प्लस ई-वे बिल बनाएगा। और जब ये मटेरियल तैयार हो गया तो यहाँ से वो अपने वहाँ रिटर्न लाएगा। तो उस केस में जो अगर ये यहाँ पे जो जॉब वर्कर है वो डिलीवरी चालान बनाएगा और अगर ये GST में रजिस्टर है तो ये ई-वे बिल बनाएगा और मटेरियल को आपको सेंड करेगा। लेकिन ये अगर GST में रजिस्टर नहीं है तब इसके बदले में आपको ई-वे बिल इशू करना पड़ेगा। तो आप अगर सप्लाई के केस में हैं तो इनवॉइस लगेगा, डिलीवरी चलन लगेगा और ई-वे बिल लगेगा। और अगर जॉब वर्क के लिए अगर कोई भी कंपोनेंट आप भेज रहे हो किसी भी प्रोसेस के लिए तब वहाँ पे आपको वो चीज़ लगेगी। अभी इसके अंदर जो पहला जो केस है वो है डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंसिपल। मतलब जो प्रिंसिपल है जो GST में आप रजिस्टर हो, जैसे कि आप हो, वो आप डायरेक्ट जॉब वर्कर को जॉब आप भेज रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा डिलीवरी चलन प्लस ई-वे बिल। दूसरा केस है थर्ड पार्टी ऑफ प्रिंसिपल अंडर बिल टू शिप। थर्ड पार्टी ऑफ प्रिंसिपल, अभी समझो कि आप प्रिंसिपल हो और आपने जहाँ से माल परचेस किया, आप जिससे माल परचेस कर रहे हो वहाँ से आप परचेजर को इंस्ट्रक्शन देते हो कि भैया मेरा जो मटेरियल है मेरी कंपनी में नहीं लाना है, मेरे को जो जॉब वर्क करवाना है वो जो जॉब वर्कर है उसके प्लेस पे तेरे को माल भेजना है। तो इस केस में जो ई-वे बिल बनेगा, ये परचेजर जो डीलर होगा, जो आप जिससे माल खरीद रहे हो वो क्या करेगा,
आप जिससे माल खरीद रहे हो वो ई वे बिल बनाएगा, वो ई वे बिल बनाएगा जिससे आप माल खरीद रहे हो। ये प्रिंसिपल ने ऐसा बोला कि भैया ये जो मेरा माल है वो मेरी कंपनी में तेरे को नहीं भेजना है, तेरे को मेरे जॉब वर्कर के वहाँ जहाँ मैं प्रोसेस के लिए मेरे को डालना है वहाँ पे तेरे को डायरेक्ट भेज दे। तो इस केस में ये जो परचेज़र है, ध्यान से समझ लो, ये जो परचेज़र है ये बनाएगा डिलीवरी चलन, इनवॉइस, और इनवॉइस जो बनाएगा उसमें बिल टू शिप टू करेगा। क्या करेगा? बिल टू शिप टू, यानी बिल देगा इसको, बिलिंग करेगा इसको प्रिंसिपल को, और शिप टू जो मटेरियल भेजेगा वो जॉब वर्कर को भेजेगा, जो मटेरियल भेजेगा वो जॉब वर्कर को भेजेगा। और इसके साथ साथ जो ये प्रिंसिपल है वो बनाएगा डिलीवरी चलन प्लस ई वे बिल, ई वे बिल। तो यहाँ पे इस केस में दो ई वे बिल बनेंगे, इस केस में दो ई वे बिल बनेंगे। पहला जो परचेजर है, आप उस प्रिंसिपल जो है उसको परचेस कर रहा है, तो जो परचेस की जो पार्टी है वो ई वे बिल बनाएगी डायरेक्ट जॉब वर्कर को, और ई वे बिल जो बनेगा बिल टू शिप टू में बनेगा। और इधर यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा, जिसका मटेरियल है, जिसका माल है, वो एक डिलीवरी चलन बनाएगा और ई वे बिल बनाएगा जॉब वर्कर के नाम का, जॉब वर्कर के नाम का। अब मान लो आपका जॉब कंप्लीट हो गया, मान लो आपका जॉब कंप्लीट हो गया। अब ये प्रिंसिपल को अपने जॉब को अपने वहाँ पे लाना है, तो मैंने बोला है कि डिलीवरी चलन 3 कॉपी में बनाना है। डिलीवरी चलन जो होगा वो 3 कॉपी में होगा। तो जब जिस डिलीवरी चलन पे जॉब वर्कर को ये मटेरियल गया, जब ये जॉब वर्कर काम कर लेगा और ये मटेरियल वापस जब लाना होगा, तब वही डिलीवरी चलन को ई वे बिल में शो करेगा, और वो डिलीवरी चलन उस मटेरियल के साथ में आएगा, जिससे ये मालूम पड़ेगा कि हाँ ये जो मटेरियल है वो ये डिलीवरी चलन पे गया था और अभी रिटर्न जा रहा है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में एक ऐसा है कि समझ लो कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे नेक्स्ट जो केस है उसमें जो यहाँ पे पहला तो ये मैंने आपको बता दिया, और दूसरे केस में जो जॉब वर्कर है, समझ लो यहाँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को दिया। अब जॉब वर्कर को ये जो प्रिंसिपल है वो ऐसा बोलता है कि भाई मेरा मटेरियल तैयार हो जाए तो यहाँ से डायरेक्ट सेल आउट करना है, यहाँ से डायरेक्ट सेल आउट करना है। तो इस केस में क्या होगा? मान लो आपने किसी को, जॉब वर्कर को, जॉब का कोई भी प्रोसेस है वो करने के लिए एक जॉब वर्कर को आपका माल भेजा। वहाँ भेजने के बाद आप अपने वहाँ क्यों लाओगे? आप सोचते हो कि मेरा माल डायरेक्ट चला जाए, जो पार्टी को आपको बेचना है उसको आप डायरेक्ट वहाँ से उठा के दे दो। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आपको कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि जीएसटी के अंदर ये जो प्लेस है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के नाम पे आपके जीएसटी पोर्टल में आपको उसको डलवाना पड़ेगा। तो ये तभी आप डायरेक्ट जॉब वर्कर के वहाँ से माल को भेज सकते हो।
तो उस केस में आपको इनवॉइस बिल टू शिप टू में बनाना रहेगा। बिलिंग आप करोगे यहाँ का, और शिप टू माल दिखाओगे यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये सारे केसेस है जिसको ईवे बिल बनाते समय आपको ध्यान में रखना है। अभी जो इसके अंदर जो वैल्यू दिखानी है, जो हमको वैल्यू दिखानी है, उसके लिए जो वैल्यू दिखाना रहेगा कि मान लो आप प्रिंसिपल हो, आपने कोई जॉब वर्कर को यहाँ पे जॉब बेचा नहीं, भेजा। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिखाओगे, आप देख लो कि आपके मटेरियल का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो मान लो लाख रुपए का मटेरियल है, कोई प्रोसेस के लिए आपने भेजा, तो यहाँ पे लाख रुपए का मटेरियल प्लस CGST, SGST, ये सब आप डिलीवरी चालान में मेंशन करोगे और उस हिसाब से आपने यहाँ भेजा। अभी ये लाख रुपए का जो आपका मटेरियल है, इस आदमी ने इसके अंदर प्रोसेस किया या समझो गुड्स डाला, तो मान लो 5,000 रुपये का उसने गुड्स उसके अंदर इंसर्ट किया, और जो उसका लेबर हुआ वो दूसरा 5,000 हुआ। तो जब यहाँ से रिटर्न जब जॉब जाएगा तो उसकी वैल्यू आप क्या दिखाओगे? तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,10,000 रुपये। उस समय उसकी वैल्यू वही नहीं रहेगी, बढ़ जाएगी। तो इस केस में आप भी ईवे बिल बना सकते हो, और आपका जॉब वर्कर अगर GST में रजिस्टर है तो वो भी ईवे बिल बना सकता है। अभी चलते हैं कि ईवे बिल पोर्टल पे, और वहाँ पे ईवे बिल किस हिसाब से आपको बनाना रहेगा वो थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। तो ये ईवे बिल पोर्टल है, इसके अंदर आप देखो कि अब आपको जॉब वर्क के लिए अगर भेजना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जॉब वर्क सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डिलीवरी चालान आ जाएगा। डिलीवरी चालान के अंदर यहाँ पे चालान नंबर आपको मेंशन करना रहेगा, यहाँ सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अभी समझ लो कि जॉब वर्क है, ठीक है, मैं जॉब वर्क की आज टॉपिक अपना जॉब वर्क का ही है। तो उसके अंदर आपकी डिटेल यहाँ आ गई, और जहाँ पे आप जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। आप GST नंबर उसका डालोगे तो सारी डिटेल फिलअप हो जाएगी। यहाँ बिल टू है, शिप टू है, ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। और एक बात खास ध्यान रखना कि वैल्यू क्या दिखाएंगे, तो आप यहाँ पे मटेरियल का डिस्क्रिप्शन लिख दो, HSN कोड लिख दो, क्वांटिटी लिख दो, यूनिट में नंबर्स जो भी है वो लिख दो, और यहाँ जितनी भी वैल्यू आपकी आ रही है मटेरियल की, देखो कितने लोग सोचते हैं ना कि इस समय पे अगर वैल्यू दिखा देंगे तो GST में आपकी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी या कोई कंप्लायंस खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसके साथ में इसका कोई लेना देना नहीं है। आप माल का मूवमेंट कर रहे हो, आप उसको बोलते हैं रास्ते का बिल, मटेरियल जा रहा है तो उसको बोलते हैं रास्ते का बिल। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है आप कंसिडर कर लो कि भाई लाख रुपए का मेरा मटेरियल है तो लाख रुपया ये, और अगर SGST CGST है तो यहाँ टैक्स रेट जरूर लिखना है। जॉब वर्क के केस में भी यहाँ पे एज ए GST लॉ आपको टैक्स रेट लिखना है, इससे GST में आपकी कोई लाइबिलिटी बनने वाली नहीं है। मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि यहाँ पे जो भी टैक्स रेट आता है जॉब वर्क के केस में भी आपको यहाँ पे टैक्स रेट अप्लाई करना है। अगर IGST तो IGST, CGST, SGST तो वो आपको टैक्स रेट डालते हुए आपको नीचे आना है। यहाँ पे अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर ID है, ट्रांसपोर्टर ID मतलब ट्रांसपोर्टर का जो GST नंबर है वो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर व्हीकल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। व्हीकल नंबर डालने के बाद में आपको सबमिट करना है तो ये सबमिट हो जाएगा। अब जो दूसरा केस है वो ऐसा है कि मान लो आपने जहाँ जॉब भेजा वहाँ आपका जॉब कंप्लीट हो गया। अभी वो जॉब को आपको आपके वहाँ लाना है,
तो यहाँ पे आप इन्वर्ट सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप इन्वर्ट सेलेक्ट करोगे और जॉब वर्क रिटर्न, जॉब वर्क रिटर्न। अब जॉब वर्क जो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, जो डिलीवरी चलन बनाओगे, उसकी 3 कॉपी आपको देनी है। जो 3 कॉपी आप दे रहे हो, तो वो जो 1 कॉपी है वो जॉब वर्कर के पास होगा। अब जॉब वर्कर ईवे बिल नहीं बना रहा है, ईवे बिल आप बना रहे हो, ठीक है। तो आपको जो उस समय पे, ध्यान से सुनना, जो उस समय पे आपने डिलीवरी चलन बनाया था, वो डिलीवरी चलन यहाँ पे आप वो नंबर डालोगे, यहाँ पे आप वो नंबर डालोगे। नहीं तो क्या होगा कि कल उठ के अगर आपने ईवे बिल नहीं बनाया रिटर्न के समय पे, तो यही जो जो आपने जो पहले बनाया वो आपका ऑटोमेटिकली टैक्स इनवॉइस बन जाएगा। इसीलिए जो डिलीवरी चलन पे आपने माल भेजा है वही डिलीवरी चलन यहाँ डाल के आप माल को रिटर्न करे हुए। तो इस केस में यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो किसका आएगा, जॉब वर्कर का आएगा, जहाँ से माल चलेगा। तो यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो जॉब वर्कर का आएगा। आप उसका जीएसटी नंबर डालोगे तो सब आ जाएगा। अभी सपोज कि उसके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे आप यूआरडी डालोगे और उसका एड्रेस पुटअप करोगे जहाँ से माल चल रहा है, और यहाँ पे आपका डिटेल आएगा, यहाँ पे आपका डिटेल आएगा जो प्रिंसिपल है वो। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मटेरियल डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, और यहाँ वैल्यू डालना है, यहाँ टैक्स रेट डालना है। अभी देखो, जब आपने माल भेजा तब ₹1,00,000 का था, वो बंदे ने काम किया, 5,000 रुपया गुड्स डाला, 5,000 उसकी लेबर हुई, तो अब मटेरियल कितने का हो गया, 1,10,000 का। तो 1,10,000 प्लस उसके टैक्सेस रेट डाल के आपको ये ईवे बिल बनाना रहेगा जॉब वर्क रिटर्न के केस में। दूसरा केस मैं लेता हूँ कि समझ लो आपने सप्लाई किया, आपने सप्लाई किया, ठीक है, आपने सप्लाई किया, तो यहाँ पे टैक्स इनवाइस आ गया। डॉक्यूमेंट में आप टैक्स इनवाइस डालोगे, डॉक्यूमेंट में आप टैक्स इनवाइस डालोगे, और यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, और यहाँ से आप बिल टू शिप टू कर सकते हो। मान लो बिल टू और शिप टू में है तो आप यहाँ से इस हिसाब से बिल टू शिप टू कर सकते हो। तो इनवर्ड और आउटवर्ड, आउटवर्ड में ये जो सप्लाई रहेगी, विथ मटेरियल आपने काम किया और आप सप्लाई कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपकी डिटेल यहाँ पे आएगी, और बाकी का जो मैंने समझाया है वो उस हिसाब से रहेगा। तो मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि इनवर्ड आउटवर्ड में आपको जॉब वर्क सेलेक्ट करना है। जॉब वर्क के केस में यहाँ पे चलन नंबर डालोगे, यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पे जिसको आप जॉब के लिए भेज रहे हो उसकी डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पे बाकी की सब डिटेल डालते हुए यहाँ टैक्स रेट भी डालना है, टैक्स रेट भी डालना है। उससे कोई कंप्लाइंस आने वाला नहीं है, जीएसटी में कोई ऐसी लायबिलिटी आने वाली नहीं है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का बीच में ऐसे कॉल आते हैं कि भाई ईवे बिल बनाना है। अभी क्या है, आप बिजनेस लेके बैठे हो तो आपको इतना काम तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस है, और इस हिसाब से बिजनेस में इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, नहीं तो मैं ईवे बिल चार्जेबल कर दूंगा, क्योंकि आपको कुछ काम करना नहीं है, जो करना है ऑफिस में ईवे बिल निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है, बिजनेस आपको करना है तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर गाड़ी आपकी डिटेन हुई तो बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर
अगर आप आपका इनवॉइस बनाते हो, ठीक है, अगर आप आपका इनवॉइस बनाते हो तो उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। कितने लोग उसको ओवर राइटिंग करते हैं, एक बार लिखते हैं फिर काटते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो डिलीवरी चलन जो आप बना रहे हो, डिलीवरी चलन जो आप बना रहे हो उसके अंदर भी आपको आपका डिस्क्रिप्शन, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन हो गया, प्लस HSN कोड हो गया, क्वांटिटी हो गया, ठीक है, वैल्यू ऑफ मटेरियल कितने का हो गया, SGST, CGST, ये डिलीवरी चलन की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी डिटेल उसके अंदर आएगी, गाड़ी का नंबर भी आएगा, GJ06 जो वट एवर आपका जो भी गाड़ी का नंबर है वो आएगा, ठीक है। और जो बिलिंग आप बनाते हो, जो इनवाइस बनाते हो, उसके अंदर कोई काटपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मटेरियल जब भी आपका माल का मूवमेंट होता है तो 50,000 की लिमिट जॉब वर्क के अंदर पूरी हो जाती है। 50,000 को पकड़ के मत रखना और ईवे बिल जनरेट करना, जिससे कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जैसा भी आपको जो हिसाब से भी आप देख लो। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो 9825512228। कभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इस हिसाब से मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूं, आपको नॉलेज इसी प्रकार देता रहूं।